हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का दूसरा पोर्शन, क्लास 9th चैप्टर नंबर 10। आई होप सो जो पिछला वीडियो था, दिस इज़ वेरी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। जो ये वीडियो देखेंगे वो ज़रूर इससे पहले वाला वीडियो देखें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो यू ऑल ऑफ यू एंजॉय द फिजिक्स प्लस। ओके, सो नाउ आज का जो टॉपिक है, हम लोग फ्री फॉल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। फ्री फॉल एक चीज, दूसरा पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट, फ्री फॉल पढ़ेंगे और मास और वेट पढ़ेंगे, और एक रिलेशन देखेंगे अर्थ और मून के बीच में। क्लियर है? तो फिर से तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी निकालिए एंड एंजॉय। सबसे पहला समझना है और फिर उसको लिखना है। तो तैयार हैं आप लोग? ओके फाइन। देखिए, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, फ्री फॉलिंग का कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट वन, फ्री फॉल। समझेंगे थोड़ा सा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, फ्री फॉल हमारा बेसिकली क्या होता है। कल की क्लास में एक चीज क्लियर थी कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट में मास है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो उसको ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर था जो पिछला वीडियो है हमारा। आज हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अर्थ है, अगर ये सिंगल, सिर्फ यही अगर किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो इसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू gravity force alone is called free fall. Is it clear? So now I'm going to write the definition. Free fall, when आराम से an object falls on the surface of earth due to gravity force alone called free fall. So this is the free falling concept, my dear. This is the free fall. This is the most of the important concept in the gravitation chapter. So when an object falls on the surface of earth due to gravity force alone called free fall. Due to the gravity force alone. Gravity force means when an object attracts by the earth. When an object attracts by the earth. एक चीज आप समझ लीजिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, इफ दिस इज अर्थ, और अर्थ ने इस बॉडी को खींचा है, उस समय जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से बॉडी को खींची गई है, किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा,
उस एक्सेलरेशन को हम g बोलते हैं और उसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी कभी गिरोगे ना छत पर से तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अपन नीचे गिरते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ही हम नीचे गिरते हैं जब भी कभी नीचे गिरते हैं। क्लियर है? अगर मान लिया ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स अलोन कॉल्ड फ्री फॉल। तो जब हमारा ये g है जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फॉर इजी कैलकुलेशन हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। देखो ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचता है। जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये बॉडी है, किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ये जो फेनोमेना बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ग्रेविटी बोलेंगे। अगर मेरे से किसी ने पूछा कि व्हाट डू मीन बाय ग्रेविटी, सो क्या जवाब दोगे ग्रेविटी के लिए? तो ग्रेविटी के लिए क्या जवाब देंगे? देखिए कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है इसको ग्रेविटी बोलते हैं। और जिस एक्सेलरेशन से वो खींच रहा है, जिस एक्सेलरेशन से वो खींच रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी टर्म्स को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जिस एक्सेलरेशन से अर्थ अपनी ओर किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है। जैसे मान लीजिए हमने इसको गिराया, मान लो ये मार्कर ले लो, इसको गिराओगे तो ये जितने से गिरेगा, कितने से गिरेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ की तरफ। क्लियर है? हम लोग अर्थ के सरफेस पे। वेरी गुड। अच्छा, अब जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह के थे। एक मान लो हमारे पास क्या था? v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। दूसरा क्या था? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन था हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है माय डियर, ये तीनों इक्वेशन ऑफ जो मोशन है इसका बहुत बड़ा रोल है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत बड़ा रोल है फ्री फॉलिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए। फ्री फॉलिंग का मतलब होता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये जो सारा कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए क्या है? एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, एब्सेंस ऑफ एयर। यहां पे एयर का जो एब्सेंस होना चाहिए, अगर एयर एब्सेंस है तभी यह संभव है। क्लियर है? तो अब एक चीज देख लीजिए आप लोग, तो ये v इक्वल्स टू यू प्लस AT, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। एक बार रिकॉल करने के लिए हम एक बात देख लेते हैं कि ये जो हमारा u और v है ये क्या था बच्चा? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अगर हम बात करें u और v की तो ठीक है। और जो हमारा a है एक्सेलरेशन है, t क्या है? टाइम है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? ये नोटिफिकेशन था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मोशन चैप्टर। नाउ अब हमको इस फ्री फॉलिंग कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से करना है, तो हम इसको कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा बनाएंगे। मिटा देते हैं इसको।
नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फ्री फॉलिंग का कंसेप्ट है माय डियर। देखो फ्री फॉलिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। फ्री फॉलिंग का मतलब है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे ड्रॉप कर सकते हो। मान लो मैंने ए केस ले लिया और इसको मैंने क्या किया बोलो, ड्रॉप, छोड़ दिया इसको। या आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो। या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो कर सकते हो। ये थ्रोइंग कैसा है, डाउनवर्ड। ये थ्रोइंग कैसा है, ये ड्रॉप है, ये डाउनवर्ड है, और ये क्या है अपना अपवर्ड। चाहे थ्रोइंग अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, थ्रोइंग किसी भी सेंस में हो, अपवर्ड भी हो या डाउनवर्ड हो। जो बॉल है, या आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, या आप उसको अप डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हो, या उसको नीचे से ऊपर अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, तीनों ही केस में एक्सेलरेशन ऑफ जी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। दिस इज माइनस जी, जी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, माइनस जी ऑलवेज, तीनों ही केस में जी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। जी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये बात को क्लियरली समझ लीजिए, जी हमेशा डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। केस तीनों में से कोई सा भी हो, तीनों में से कौन सा भी हो। अब हमारे पास दो तरह के बेसिकली मोशन दिख रहे हैं। ये दोनों जो केस दिख रहा है हमको, ये तो डाउनवर्ड का ही केस है और एक अपवर्ड का। तो हम केस वन बनाते हैं। केस वन क्या कहता है, डाउनवर्ड मोशन है। केस वन क्या कह रहा है, डाउनवर्ड मोशन है। अब अगर ये डाउनवर्ड मोशन है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए डाउनवर्ड होने का मतलब है आप अपने तो डाउनवर्ड मोशन का मतलब क्या हो रहा है कि हमको ऊपर से नीचे आने का, इसको बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड मोशन। अब अगर ये डाउनवर्ड मोशन है तो कैसे होगा, जैसे ऊपर से नीचे, u भी हमारा क्या होगा, निगेटिव, v भी क्या होगा हमारा निगेटिव, a ऑलवेज निगेटिव, और जो हमारी हाइट है अर्थ से वो भी हमको क्या लेना है, क्वेश्चन में निगेटिव ही लेना है। अगर आपने ये साइन कन्वेंशन फुलफिल कर लिया तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब अगर v की वैल्यू हमने देखो निगेटिव पुट करी, माइनस वी, u माइनस यू, माइनस a की जगह पे g, t तो t है, माइनस वी, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, u प्लस जी टी, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो u प्लस जी टी। अगर डाउनवर्ड मोशन है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा फ्री फॉलिंग के लिए, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी।
अगर डाउनवर्ड मोशन है तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। केस 2, इसमें रख दो, s की जगह पे क्या रखोगे, माइनस एच माइनस यू टी। देखो -1.2 a इंटू जी, क्योंकि a की जगह पे कितना रख दिया मैंने, माइनस जी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर, फिर से माइनस एच माइनस कॉमन ले लो, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, ये आ जाएगी आपकी एच की। ये सारे केस किसके हो रहे हैं, मोशन जब हमारा डाउनवर्ड हो रहा है। क्लियर है। तीसरा केस आता है, अगर हमने v की जगह पे माइनस वी का स्क्वायर लिखा, u की जगह पे माइनस यू का स्क्वायर, प्लस a की जगह पे माइनस जी, s की जगह पे माइनस एच, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर, हाँ, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, यू स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2gh। तो ये कितना आ जाएगा, ये तीसरा इक्वेशन आइडेंटिफाई हो गया फॉर डाउनवर्ड। अब आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी है, आपके पास साइन कन्वेंशन लगा हुआ है। जैसे मोशन ने कहा हम डाउनवर्ड होंगे, आपके पास 3 वेरीफाइड रिजल्ट है तीनों मोशन के इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉलिंग। क्लियर है। ये डाउनवर्ड मोशन का केस हो गया। साइन कन्वेंशन इज वेरी फ्रूटफुल। देखिए u इक्वल्स टू माइनस निगेटिव माई डियर, v इक्वल्स टू माइनस निगेटिव, a इक्वल्स टू माइनस जी, h इक्वल्स टू माइनस निगेटिव, तो माइनस v इक्वल्स टू माइनस यू माइनस जी टी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फ्री फॉलिंग का। क्लियर हो रहा है ये सारा कॉन्सेप्ट, कर लीजिए इसको। ओके फाइन। देखिए अब मेरे को इसमें डाउनवर्ड का केस करना है, अपवर्ड का अब हो गया, डाउनवर्ड हो गया, अब अपवर्ड करेंगे। क्या कहता है, आराम से, फिर तीनों केस किसका करना है हमको, अपवर्ड का। देखो आराम से देखो, अपवर्ड का केस करेंगे। अगर मान लिया मेरे को अपवर्ड का केस करना है, तो अपवर्ड में क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो देखो यू वी पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक है। और हमारा हाइट भी पॉजिटिव होगा, बट ए हमारा क्या होगा, निगेटिव। चलो पहला मोशन, v पॉजिटिव u पॉजिटिव a निगेटिव, टाइम तो ठीक है, तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इसमें पुट कर देना है, s पॉजिटिव h, u पॉजिटिव t प्लस माइनस हाफ a की जगह माइनस जी, तो g टी स्क्वायर। तीसरा b स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। ये 3 इक्वेशंस हो गए फॉर अपवर्ड के लिए। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो गया यहाँ पे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो 3 रिमाइंडर्स फॉर इक्वेशन के बेस पे हमने फॉलिंग के ये सारे कंसेप्ट डिसाइन कर लिए। इज इट क्लियर। तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका फ्री फॉलिंग का कंसेप्ट। देखिए जैसे मान लो मैंने एक सिंपल सा सवाल ले लिया है कि क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्वेश्चन
जैसे मान लिया ये मेरा अर्थ का सरफेस है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है मान लो 20 मीटर, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है। तो पहला, एट व्हाट टाइम द बॉल इज रीच्ड एट सरफेस। एट व्हाट टाइम द बॉल इज रीच्ड एट सरफेस, ये हमारा क्वेश्चन है। कितने समय में बॉल जो है सरफेस पे रीच करेगा। तो ये मोशन कैसा है, ये मोशन कैसा है, इस मोशन को देख के लग रहा है क्या है, ये ड्रॉप हो रहा है, और ये ड्रॉपिंग में कैसा केस आ रहा है, डाउनवर्ड का। डाउनवर्ड में हमको क्या क्या गिवन है, हमको h गिवन है। h मतलब कितना हो जाता है, -20 सेंटीमीटर। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइन कन्वेंशन। चलिए उसके बाद और क्या वैल्यू गिवन है, a इक्वल्स टू -g एंड दिस इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है, u कितना है, 0। क्यों, क्योंकि ड्रॉप का केस है। अगर माय डियर केस ड्रॉपिंग का हो तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 इन द केस ऑफ ड्रॉपिंग। तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये 0 मीटर पर सेकेंड u आ गया हमारा। नाउ हमको क्या लगाना है, हमको लगाना है इक्वेशन में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u प्लस 80। हमको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, 3 रिमेंडर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 पुटिंग। अब यहां पे ये इक्वेशन तो लगेगा नहीं, बिकॉज फाइनल v भी नहीं पता है, तो हमको लगाना पड़ेगा कौन सा, दूसरा इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए यहां पे समझिए थोड़ा सा, आपको ये देखना है गिवन क्या है, और फिर आपको ये देखना है निकालना क्या है। आपको निकालना टाइम है और गिवन है इनिशियल वेलोसिटी h और a, h इनिशियल, a और t सेकेंड वाला। s की वैल्यू हो जाएगी -20, u हो जाएगी 0 इंटू टी प्लस 1/2, a की वैल्यू -10, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। -20, 0 से t 0, तो कितना लिखा, -1/2 इंटू 10 इंटू वॉट, टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 2 जा 20, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो टी इक्वल्स टू हो गया √4 एंड दिस विल बिकम व्हाट, 2 सेकेंड। तो ये आंसर होगा, 2 सेकेंड लगेगा उस ऑब्जेक्ट को फ्रॉम बिल्डिंग टू द सरफेस आने में। तो ये हो गया फ्री फॉलिंग का कंसेप्ट। इस पे कोई भी सवाल बोलता कितना वेलोसिटी अटेंड करेगा। जब हम किसी को 0 से ड्रॉप कर देंगे, दूसरा सवाल, हाउ मच वेलोसिटी अटेंड बाय द बॉल। सेकेंड, हाउ मच velocity attained by the ball, कितना वेलोसिटी ये बॉल अटेंड करेगा। अब क्या निकालना है आपको, v निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। v निकालना है, u0, a कितना है, डाउनवर्ड है, तो v निगेटिव, फॉर्मूला लग गया। a कितना हो जाएगा, -g इंटू टी कितना, 2, तो v से v कैंसिल, 2g की वैल्यू कितना, 10 कैंसिल, तो v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल कितने की वेलोसिटी अटेंड कर लेगा,
20। जो आपको निकालना है उसको लिखो, जो गिवन है उसको भी लिखो और ये तीनों इक्वेशन पर रख दो। तो जब डाउनवर्ड के लिए आ जाए तो केस रख सकते हैं, जब अपवर्ड के लिए आ जाए माय डियर तो हम केस रख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्री फॉलिंग का कंसेप्ट। आई थिंक कि इतने से फ्री फॉलिंग क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन आई एम रिवाइज्ड, आई एम रिपीटिंग। देखिए फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम विदाउट एयर रेसिस्टेंस, हम किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट एयर रेसिस्टेंस फॉल कराते हैं और उस फॉलिंग में अर्थ अपनी तरफ खींचता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स से, और कोई फोर्स उसके बीच में नहीं लगना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को हम फ्री फॉलिंग बोलते हैं। फ्री फॉलिंग के तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इसके बेस पे हमने केस बना लिया, डाउनवर्ड का केस ले लिया, अपवर्ड का केस ले लिया। आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे न्यूमेरिकल थोड़ा बनाएंगे बुक से इसके बेस पे। इज इट क्लियर? और अगर कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। कमेंट मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, कमेंट्स तो आप करें। आपको अच्छा समझ में आ रहा है, आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट्स करें, तो उसके जरिए हम उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। इज इट ओके? फाइन। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाइस, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो जाएगा। फाइन, ओके, पॉज करके नोट करेंगे। अब जो हमारा कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। हाँ, फ्री फॉलिंग के बाद ये बहुत ही और बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर छोटे छोटे से बच्चों को। तो आज ये कंफ्यूजन क्लियर होगा। मास एंड वेट, इसका यूज बहुत है, इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। छोटे छोटे कंफ्यूजन होंगे, इसमें दूर कर लेगा मास और वेट में। देखिए, सबसे पहले मास क्या होता है। मास हमारा, अगर मैं मास की बात करूं, इसको हम m से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, ऐसा यूनिट। दिस इज केजी। अगर मैं मास की बात करूं तो मास को डिनोट करते हैं m से, और इसकी जो ऐसा यूनिट है दिस विल बी व्हाट, केजी। इन जनरल हम लोग इसको केजी में मेजर करते हैं, बाकी ग्राम में भी कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी कर सकते हैं, but in general we have measured of mass in kilogram. Fine. Now my dear, one thing, basically mass एक property है। mass is the property to measure its inertia. inertia से mass का बहुत बड़ा ताल्लुकात है। mass relates करता है, समझेंगे यहां पे, mass relates to inertia. इनर्सिया, मास ऐसी मेजरमेंट क्वांटिटी है जो कि इनर्सिया को मेजर करता है। मास और इनर्सिया का बहुत बड़ा रिलेशन है। कहता है कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, किसी भी बॉडी का मास ज्यादा है तो उस बॉडी की इनर्सिया भी ज्यादा होगी। किसी बॉडी का मास अगर कम है तो उस बॉडी की इनर्सिया भी कम होगी। मास ऑफ अ बॉडी इज मोर, it means inertia will be large. जैसे देखो, एक बात समझो, एग्जाम्पल से समझ लोगे, 2 मिनट में काम क्लियर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास एक साइकिल है और एक ट्रक है, किसको धक्का देना आसान है? साइकिल को। दोनों रेस्ट में है, दोनों को मोशन में लाना है, कौन इजिली मोशन में आएगा? साइकिल। वाई? बिकॉज द मास ऑफ द साइकिल इज वेरी लेस। तो जिसका मास लेस होगा उसकी इनर्सिया भी तो कम लगेगी, तो वो तुरंत मोशन में आ जाएगा। इनर्सिया यही तो कहता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना है। तो ट्रक को आप जल्दी मोशन में ला सकते हो कि साइकिल को? इसलिए हम लोग ट्रेन है, ट्रेन की इनर्सिया सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर। इज इट क्लियर? तो मास और इनर्शिया का रिलेशन आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। मास क्या? इज द प्रॉपर्टी टू मेजर द इनर्शिया, इज द प्रॉपर्टी टू मेजर द इनर्शिया। इनर्शिया को मेजर करता है कि किस ऑब्जेक्ट को कितने रिस्पेक्टिव इनर्शिया की जरूरत है, यानी किस ऑब्जेक्ट को
कितना ताकत से हम रेस्ट से मोशन में ले आएंगे, कितनी ताकत से, इसको बोलते हैं इनर्शिया। टेंडेंसी कितनी से कितना लगाना पड़ेगा हमको इनर्शिया कि वो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में आ जाए। तो क्लियर हो गया होगा। जैसे साइकिल ले लो आप, जैसे मान ली इंजॉय करना पड़ेगा यहाँ फिजिक्स को मैंने क्या बोला, डेली लाइफ इंजॉय करिए, आपको आएगा बहुत अच्छे। जैसे मान लिया मैंने एक साइकिल और ट्रक का एग्जांपल लिया, तुरंत कनेक्टिविटी बन गई आपकी। साइकिल और ट्रक के साथ हमने क्या रिलेशन लगा सकते हैं कि अगर मान लिया साइकिल का मास ज़्यादा है और ट्रक का मास साइकिल का मास कम है और ट्रक का मास ज़्यादा है, तो साइकिल की इनर्शिया भी कम होगी, यानी साइकिल जल्दी रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको ही हम लोग बोलते हैं मास का कॉन्सेप्ट। अब आता है हमारा वेट कॉन्सेप्ट। तो ये आप लोग कर लेंगे काम इसको। क्लियर है? आई थिंक मास के ऊपर डाउट क्लियर है। अब आता है हमारा वेट कॉन्सेप्ट। क्या आता है? वेट कॉन्सेप्ट। वेट W। देखिए, वेट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ। जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, अर्थ क्या, कोई भी वर्टिकली खींचे, जैसे मान लिया अगर यही मास मून पे है तो मून अपनी तरफ जिसको खींचेगा तो वो उसका वेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये मैंने एक बॉल ले लिया, बास्केटबॉल मान लो, वॉलीबॉल मान लो, और इस बॉल के ऊपर ये बॉल को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है और इस बॉल का मास m है, तो कितने के एक्सेलरेशन से खींच रहा होगा? जी से, क्योंकि किधर खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है। तो जब अर्थ खींच रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा जी? न्यूटन के सेकेंड लॉ से देखो ध्यान से, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ सब कुछ क्लियर होगा यहां, मोशन, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फॉर्मूला। F क्या है? फोर्स, M क्या है? मास, A क्या है? एक्सेलरेशन। नाउ पुट दिस फॉर्मूला, F is convert weight, weight is also the force due to which body earth attracts the body, M is M and A is converted what? Z. So the W is equals to mg and this is known as weight force. Weight force. This is known as weight force. और अगर ये फोर्स है तो यूनिट ऑफ वेट जो होगा, दिस इज न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? अब देखिए ध्यान से, इससे सारा सवाल का जवाब मिलने वाला है आपको, इससे सारा सवाल का जवाब मिलने वाला है। अब मान लो यहां पे एक सवाल आ गया कि अगर हम हाथी को गिराए या चूहे को गिराए किसी हाइट से, कौन जल्दी गिरेगा? देखिए माय डियर, फ्री फॉलिंग का कंसेप्ट है अगर, तो फ्री फॉलिंग के कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रेविटी आप यूज कर रहे हैं, नथिंग टू बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ ग्रेविटी, कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम, कंप्लीट वैक्यूम। तो जब हम किसी चीज को वैक्यूम में गिराते हैं ना, तो मास पर डिपेंडेबल नहीं है, वो टाइम सेम लेगा, नहीं डिपेंड करता है मास के ऊपर। इसका रीजन है, देखिए ध्यान से, अगर हम सिर्फ वैक्यूम की बात करेंगे, अगर मान लो हमने किसी एयर रेसिस्टेंस पे किया तो निश्चित तौर पे हैवियर मास पहले आएगा। देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट बना वो F इज इक्वल्स टू ma बना है, तो A इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? F बाई m। F क्या है? फोर्स, m क्या है? मास। देखिए ध्यान से सुनिए, फोर्स ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा।
बट एक्सेलरेशन कम होगा। और जिसका एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट हो गया, फ्री फॉलिंग में ए कांस्टेंट है ना, तो ये तो ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी W इज इक्वल्स टू mg, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m हो जाएगा ना, क्योंकि g भी हमारा क्या है यहां पे कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में a कांस्टेंट नहीं रहता है, यानी मास पे डिपेंड कर गया। यहां पे देखो आप, किसी भी जगह पे मास की वैल्यू बदलती नहीं है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अर्थ पे कहीं पे भी ले जाओगे उसका वेट भी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका जी नहीं बदला। आया बात समझ में? जैसे मान लो 10 kg है, तो 10 kg को कहीं भी लेके जाओ तो 10 न्यूटन ही लगेगा। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए किसी भी चीज का जो वैक्यूम है, अगर मान लिया जाए तो वैक्यूम में हम किसी चीज को फॉल कराते हैं तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो टाइम सेम लगेगा। फ्री फॉल क्लियर हो गया? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? m के, बिकॉज g जो है हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन होता है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है जो कि W और m के बीच में है, वेट और मास का। देखो मास क्या है, मास कभी नहीं बदलता है। जैसे मान लो अर्थ पे किसी चीज का मास 10 kg है, तो मून पे कितना होगा? मून पे भी 10 kg होगा। मास नेवर चेंज टू चेंज द प्लेस। इफ यू आर चेंजिंग द प्लेस, मास कैन नेवर बी चेंज, मास विल बी सेम। ये भी बात समझना, वेट चेंज होता है। तो एक सिंपल सा हम रिलेशन देख लेंगे कि जब हम अर्थ किसी चीज को खींचती है और जब मून किसी चीज को अट्रैक्ट करती है, तो उन दोनों में रिलेशन क्या है कि कितना ग्रेविटी अर्थ पे लगता है और उसके रिस्पेक्टिवली ग्रेविटी कितना मून पे लगेगा। फाइन, चलिए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास, नोट हो गया इसको, क्लियर है? तो हाथी और चूहे में को गिराओगे दोनों को वैक्यूम में, तो दोनों ही सेम टाइम पे गिरने वाला है मेरे डियर, बिल्कुल। हाँ, अगर मान लिया हमारे पास टाइमिंग सेम नहीं है, जैसे मान लिया कॉटन है एक आयरन है, तो आयरन पहले गिरेगा, कॉटन बाद में गिरेगा। रीजन है आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, कॉटन की डेंसिटी कम है, क्योंकि कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होता है और आयरन की वॉल्यूम कम होगी, तो डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए जल्दी वो गिरेगा। क्लियर है? अगर कोई मीडियम है तो, बट इन द वैक्यूम देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन, दे विल फॉल एट सेम टाइम। क्लियर है? चलिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं। हमारे पास एक सेलेस्टियल बॉडी, जैसे सेलेस्टियल बॉडी मतलब क्या? अर्थ, मून, सन, प्लैनेट्स, ये सब हो गया। मास है उसका और रेडियस भी गिवन है। अब हमने क्या करा, यहां पे वेट लगा लिया, लेकिन जब भी कोई दो बॉडी के बीच में काम करना है, तो जैसे मान लिया एक बॉडी तो तुम्हारा अर्थ ही था, दिस इज मास ऑफ अर्थ। दूसरी कोई बॉडी है, उसका अपना मास होगा, मान लो m है। अब अर्थ इसको खींच रही है, कितने से? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके बीच में, बिल्कुल लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम व्हाट? G me, एंड दिस इज मास ऑफ द बॉडी अपॉन बीच का रेडियस का स्क्वायर। दिस इज रेडियस, एनी डिस्टेंस। और ये जो WF है वो किससे हो जाएगा? दिस इज वेट, दिस इज वेट। So this is the weight force, weight on earth. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है, दिस इज वेट ऑन अर्थ। अगर अर्थ किसी चीज को खींचती है तो उसी को तो वेट फोर्स कहते हैं, और उस वेट फोर्स को मैंने किससे इक्वल कर लिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हमने पिछली क्लास में, पिछला वीडियो में भी देखा था कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और चूंकि अर्थ खींच रही तो अर्थ हमेशा क्या खींचता है? वर्टिकली डाउनवर्ड खींचता है। तो इन दोनों के बीच में, जैसे मान लो यहां पे अर्थ है और यहां पे कोई मास है, तो अर्थ ही तो खींच रही है उसको अपनी तरफ, तो इन दोनों के बीच में क्या लगे? रेडियस ऑफ आर है।
क्योंकि हर बॉडी अर्थ के सरफेस पे है। जैसे देखो, आप ध्यान से देखो, ये मान लो अर्थ है आपका और ये बॉडी यहां होगी, ये बॉडी यहां है, एंड दिस विल बिकम व्हाट, मास m। अब अगर मान लो अर्थ का सेंटर ये है, तो अर्थ का मास तो ये हो गया, दिस इज द मास ऑफ अर्थ, और ये इस बॉडी को किधर खींचेगी, डाउनवर्ड खींचेगी। तो इन दो, देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, दिस इज डिस्टेंस r ऑफ r बिटवीन मास ऑफ अर्थ एंड, क्योंकि हम सब सरफेस से ही हैं। अब ये बॉडी इससे खींच रही है सरफेस से, अब ये खींच रही है, सरफेस के ऊपर मत कर लेना, सरफेस पे ही है, अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज अर्थ, ये अर्थ है। अब ये अर्थ खींचेगी तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अगर मान लिया जाए मैंने इस WE की जो वैल्यू है उसको फुलफिल कर लिया अगर, तो WE हमारा यहां से निकल जाएगा, G तो G ठीक है, मास ऑफ अर्थ अपने को पता है, देखो यहां पे 5.98 इंटू 10 का पावर 20 पर, समटाइम्स 6 भी रहता है, मास ठीक है, और रेडियस की वैल्यू है 6.37 इंटू 10 का पावर 6 का होल स्क्वायर। और सिमिलरली द सेम पैटर्न विल फॉलो कि जब किसी बॉडी को मून खींचे, अब ये मून है, दिस इज मून। अब अगर किसी बॉडी को मून, मान लो कोई ये बॉडी यहां रखी है और ये इस बॉडी का सेंटर है, तो इस बॉडी को अपनी तरफ अब कौन खींचेगा, मून खींचेगी। तो क्या होगा फिर, वेट ऑन मून, वेट ऑन मून। अब वेट ऑन मून कितना होगा ये देखो आप, तो ये कितना है, G है, दिस इज मास ऑफ m इंटू बॉडी का मास सेम है, यहां भी m था, यहां भी m है। अब रेडियस ऑफ मून हो जाएगा ना, दिस इज रेडियस ऑफ मून। अगर वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, 7.36 इंटू 10 का पावर 22 इंटू G इंटू M, R की वैल्यू कितनी है 1.74 इंटू 10 का पावर 6 का स्क्वायर, दिस इज वेट ऑफ मून। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। अब अगर मान लिया जाए मैंने इसको कैलकुलेट किया, नोट कर लिया आपने इसको, चलिए समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं। तो जो हमारा वेट ऑफ अर्थ आ रहा है ये कितना आ जाएगा, मान लो G, इसको इसको और इसको करोगे 24 और 12 सब कुछ करके अगर देखे जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.4 इंटू 10 का पावर अप्रोक्सीमेटली 11 G स्मॉल m, इतना आ जाएगा। मून की वैल्यू देखें तो ये कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10 का पावर 10 G m। अब अगर मान लो मेरे को एक रिलेशन स्टेबलाइज करना है तो मैंने क्या क्या डिवाइड कर लिया, वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून, एंड दिस विल बिकम व्हाट, ये कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10 का पावर 11 GM, 1.4 इंटू 10 का पावर 10 GM। WE बाई W ऑफ M, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून, ये 10 है, यहां पे एक 10 बच जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो आप, तो 24 इंटू 10 बाई 14,
तो ये कितना आ जाएगा 6 12, ये आ जाएगा आपको ऑलमोस्टली 6 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। तो जो वेट ऑफ अर्थ है अपॉन वेट ऑफ मून है, दिस विल बिकम इक्वल टू 6, यानी वेट ऑफ मून अगर हम निकालें तो 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ हो जाएगा। यानी अगर अर्थ पे किसी चीज का वेट 36 न्यूटन है, 36 न्यूटन, तो मून पे उसका वेट हो जाएगा 6 न्यूटन, 6 गुना कम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है ना, कि अगर किसी चीज का वेट अपने अर्थ पे 36 न्यूटन है तो मून पे उसका वेट हो जाएगा 6 न्यूटन। सो दिस इज द ऑल आइडिया अबाउट ऑफ योर मास और वेट। और यहीं पे ग्रेविटेशन चैप्टर का 9th क्लास में एंडिंग होता है। और इसके बाद की जो टॉपिक है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो ग्रेविटेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर किया है। होप सो कि आपको समझ में भी आया होगा बच्चे लोग। आप इसको एंजॉय करके पढ़ो एंड देन go to the problem. Whatsoever problem you are solving, I think so this theory will very help to you. Okay, तब तक पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से। फाइन, गुड लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।